देखेंगे कि मैंने एमएचसेट पहले ही अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया, क्रैक किया। सो हम एक एक कंसेप्ट देखते जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट है एनालिसिस। एनालिसिस किसका? एनालिसिस सिलेबस का। आपको एमएचसेट के वेबसाइट पे एमएचसेट का सिलेबस मिल जाएगा। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने टॉपिक्स हैं सिलेबस में। अब सिलेबस थोड़ा वास्ट होगा, लेकिन आपको उसमें से सेग्रीगेट करने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स जो आपको हार्ड जाते हैं, जो आपको मॉडरेट लगते हैं और जो आपको इजी जाते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हार्ड जाते हैं वो आप पहले प्रिपेयर करने के लिए लग जाइए। जो आपको मॉडरेट लगते हैं उसके बाद, और जो इजी लगते हैं वो आप लास्ट में रखिए, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे तो जो हार्ड सब्जेक्ट्स होंगे, आपको बहुत हार्ड जाते हैं, उसकी रिवीजन बहुत बार हो जाएगी, तो आपको एमसीक्यू या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। फिर उसके बाद डेली रूटीन। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एमएचसेट मतलब कोई भी एग्ज़ाम, एमएचसेट ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एमएचसेट क्वालिफाई या क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स डेली, अगर आपने 5 से 6 घंटे डेली भी दे दिए ना, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे एमएचसेट। आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए मोस्टली सुबह का टाइम प्रीफर कीजिए। 5 to 8 ये जो टाइम है, या इस समय में आप मोस्टली जो टॉपिक आपको न्यू लगते हैं, जो आपको हार जाते हैं, जो आपको न्यू लगते हैं, उस सुबह के टाइम में कीजिएगा, क्योंकि सुबह के टाइम में अपना माइंड फ्रेश रहता है और उसी वक्त मेमोराइज भी अच्छे से हो जाता है और अच्छे से समझ में भी आता है। इसलिए जो भी टॉपिक आपको हार जाते हैं, न्यू लगते हैं, तो आप उस सुबह के टाइम पे आप कर सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। रोज़ 5 से 6 घंटे दीजिए। पहले मतलब सेग्रीगेट कीजिए टाइम को भी। कुछ टाइम न्यू टॉपिक करने के लिए, कुछ टाइम रिवीजन करने के लिए और कुछ टाइम एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सो आपको जैसे प्रीफर रहेगा, आपके हिसाब से आपका जो भी प्रेफरेंस रहेगा वैसे आप डेली रूटीन बनाइए और कंसिस्टेंट रहिए। 5 से 6 घंटे रोज़ डेली एमएचसेट को क्रैक करने के लिए। अब उसके बाद बहुत से जनों का क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन से बुक्स रेफ़र करें। मार्केट में बहुत ज़्यादा बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करने जाएंगे तो उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। अगर आप कंफर्टेबल है स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करने के लिए तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप रेफ़र करेंगे तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर से उस नोट्स को पढ़ के रिवीजन करते रहना पड़ेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता। आप ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, बट उतने टाइम अगर आपके पास नहीं होगा तो मेरा सजेशन है कि आप पाथफाइंडर रेफ़र कर सकते हो। मैंने भी पाथफाइंडर ही रेफ़र किया था। पाथफाइंडर में डिटेल में दिया गया है पूरे प्रोसीजर किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप पाथफाइंडर रेफ़र कर सकते हो एमएचसेट क्वालिफाई करने के लिए। पाथफाइंडर इनफ है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के, चाहे वो नेट हो, गेट हो या फिर सेट हो। सेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है इतने भी हार्ड नहीं आते, मॉडरेट आते हैं, तो मेरे हिसाब से पाथफाइंडर विल बी इनफ टू क्रैक एमएचसेट। बाद में आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। बहुत जन क्या करते हैं, थियरी तो पढ़ लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। अब जो लोग मतलब जो कैंडिडेट्स प्रैक्टिस नहीं करते, एग्ज़ाम के वक्त बहुत उन्हें डिफ़िकल्टीज आती है किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम कैसे सॉल्व करें। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जितने आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने आपके लिए अच्छा होगा एग्ज़ाम के टाइम के वक्त। तो किसी भी, अगर आप 15 दिन, एग्जांपल लीजिए कि आप 15 दिन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप जेनेटिक्स के जितने भी एमसीक्यू होंगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अब कहाँ से सॉल्व करें, तो आप पाथफाइंडर ही रेफ़र कर सकते हैं। पाथफाइंडर के 2 बुक्स है, एक टेस्ट एंड इवैल्यूएशन है और दूसरी एमसीक्यू ही है पाथफाइंडर की। तो आप दोनों में से किसी भी एक बुक को रेफ़र कर सकते हैं। तो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वो सीएसआर नेट पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन हाँ वो एमएचसेट के लिए भी यूज़फुल है। मैंने भी वो दोनों ही बुक यूज़ की थी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वो दोनों बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए।
बाद में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ठीक है क्या होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी मत छोड़ना। आप पिछले 5 साल के अपने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखिए। जब आप रिवीजन करते, किसी भी सब्जेक्ट की रिवीजन करते हो, तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व करके रख लीजिए, क्योंकि आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं जाएंगी एग्ज़ाम MCQ सॉल्व करते वक्त। तो ये कभी भी मत स्किप करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके रखना पिछले 5 साल के, और ऐसा एक क्वेश्चन पेपर रखना जो आप टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना आपको टाइम लग रहा है एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। तो आप टाइम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके टाइम लगा के आप सॉल्व कीजिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी, ताकि आपको एग्ज़ाम के वक्त टाइम का कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आता है रिवीजन। जितना भी आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब उतना उसका मेमोरी स्ट्रांग होगा उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। जैसे कि अगर आपने जेनेटिक्स लिया तो जेनेटिक्स की 15 पहले दिन आपने जेनेटिक्स लिया, उसके 15 दिन आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया जैसे कि सेल बायोलॉजी, तो जेनेटिक्स की रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि आप वो सब्जेक्ट भूल ना जाए, क्योंकि MHCET का सिलेबस थोड़ा वास्ट है। तो आप भूल ना जाए, सेल बायोलॉजी पढ़ते वक्त जेनेटिक्स ना भूल जाए, इसलिए आप रिवाइज करते रहना। कोई भी अगर नए सब्जेक्ट लिया, सेल बायोलॉजी के बाद आपने अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिया, तो सेल बायो और जेनेटिक्स की रिवीजन करते रहना मोल बायो के साथ ही। उसके बाद आता है एप्टीट्यूड। अब जो भी अपना सब्जेक्ट होगा, जैसे कि लाइफ साइंस, केमिकल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड तो अब सब जन पढ़ ही लेते हैं, लेकिन एप्टीट्यूड, बहुत लोगों को एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जाती है। तो आप पाथफाइंडर की एप्टीट्यूड जो बुक आती है वो भी रेफ़र कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड के सीरीज़ भी रहते हैं MHCET के, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। एप्टीट्यूड को ज़्यादा वक्त मत देना। एप्टीट्यूड वीकली सॉल्व करना, संडे टू संडे। 2 to 3 hours विल बी इनफ टू सॉल्व एप्टीट्यूड। तो वीकली एप्टीट्यूड सॉल्व करना, 2 या 3 घंटे विल बी इनफ। यूट्यूब पे बहुत MHCET की एप्टीट्यूड की सीरीज़ है, आप वो भी देख सकते हो अगर कोई आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा। और हाँ, अगर आप किसी भी बुक को रेफ़र कर रहे हो, आप बुक पढ़ने के बाद अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो वो टॉपिक, ताकि आपको ईजीली समझ में आ सके। उसके बाद एग्ज़ाम प्रेशर, बहुत कैंडिडेट्स हैं एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, और जब आप प्रेशर ले लेते हो तब एग्ज़ाम के वक्त आपको समझ में, जब आप एग्ज़ाम देते हो तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप गलत करके आते हो, या फिर जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप छोड़ के आते हो। तो प्रेशर मत लीजिए, काम रहिए, जितना आप काम रहेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आता होगा वो आप छोड़ोगे नहीं और वो आप करके आओगे, तो उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो प्रेशर मत लेना। और बहुत बार हमें सुनने को मिलता है कि MHCET का सिलेबस, मतलब आपके दोस्तों से या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि MHCET का सिलेबस बहुत वास्ट है, क्रैक नहीं होता, इतनी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस लूज मत होने देना, बूस्ट करना कि नहीं मैं क्रैक कर ही सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। तो आपको क्रैक करना है, बस ये सोच के जाना कि ये बस लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं लेने वाली, ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसी अटेम्प्ट में हमें क्रैक करना है। तो ऐसा सोच के जाना और प्रेशर मत लेना। प्रेशर की वजह से बहुत मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो भी छोड़ देते हो आप, इसलिए प्रेशर कभी मत लेना। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस, कि अगर हम किसी भी काम करने जा रहे हो तो हमें गाइडेंस की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर MHCET आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको किसी एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। गाइड आपके टीचर हो गए, या फिर आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिसने MHCET क्वालिफाई किया होगा, तो आप उनकी मदद ले सकते हो। प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाना चाहिए। ऐसे किसी गाइड को आप पूछ सकते हो, ताकि आप कभी आपको डाउट आता है कि किसी क्वेश्चन के रिलेटेड आपको MCQ या फिर कोई भी क्वेश्चन डाउट आता होगा तो आप उस गाइड को पूछ सकते हो। तो आप प्रॉपर गाइडेंस
जो आपको ट्रस्टवर्दी लगते हैं उनसे ही आप गाइडेंस लीजिएगा। और कुछ टिप्स क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि एमएच सेट में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कीजिए। जैसे कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, तो एक तो आपको पता होगा कि ये आंसर हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती। लक बाय चांस आपको वो क्वेश्चन राइट हो सकता है और आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। और आप ऐसा कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पहले आते हैं, क्योंकि एमएच सेट का पेपर कंप्यूटर बेस्ड तो होता नहीं, आपको सर्कल करना पड़ता है OMR शीट पे। तो जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं वो क्वेश्चंस पहले कीजिए, वो क्वेश्चंस आपको डाउटफुल थे वो बाद में कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते वो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत एमएच सेट में, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो पहले सॉल्व कीजिए, और जो नहीं आते वो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो एमएच सेट क्वालिफाई करने के लिए। तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है एमएच सेट का। सो ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।